नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 20 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? तो बताइए, हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? फाइलम प्रोटोजोआ का, फाइलम पोरीफेरा का, फाइलम सिलेंडरेटा का या फिर फाइलम मोलस्का का? तो देखिए, हाइड्रा जो है वो फाइलम सिलेंडरेटा वर्ग का प्राणी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, हाइड्रा फाइलम सिलेंडरेटा का एक उदाहरण है। सिलेंडरेटा जानवरों का एक समूह है जिसमें रेडियल समरूपता, एक गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा और नेमाटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती है। हाइड्रा छोटे ताजे जल के जानवर होते हैं जिनके मुंह के चारों ओर जाल के साथ बेलनाकार शरीर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलता कि आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो बताइए, आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, निमोटोडा या फिर कवक? तो देखिए, आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो कवक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेड ब्लाइट फंगल जैसे ओमिसीट रोगजनक फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। प्राथमिक मेजबान आलू है, लेकिन पी इन्फेस्टेंस टमाटर, पेटूनिया और बालों वाले नाइटशेड सहित अन्य सोलेनेसियस पौधों को भी संक्रमित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोलता कि ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए, ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? साग सब्जी का, फलों का, सूक्ष्म जीवों का या फिर मृदा का? तो देखिए, ओलेरी कल्चर के तहत साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है क्या? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो ये सब अभी अध्ययन याद रखिएगा। देखिए, शाक्य विज्ञान, जिसको इंग्लिश में ओलेरी कल्चर बोलते हैं, सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान होता है। इसमें फसल की स्थापना शामिल होती है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण के द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना करना शामिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो बताइए, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड? तो देखिए, पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग का मान सब परिस्थितियों में समान नहीं होता है। सामान्य परिस्थितियों में हम इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानते हैं। जब वस्तु को पृथ्वी से 90 डिग्री समकोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और इसमें भी वायुमंडलीय घर्षण को शून्य माना जाता है। उसके बाद देखिए, पलायन वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला था VESC, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? √2 कैपिटल G कैपिटल M और R, ठीक है, के वर्गमूल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर कैपिटल G क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो गया। कैपिटल M क्या हो गया? तो आकर्षित करने वाले द्रव्यमान का मान हो गया। ठीक है, और स्मॉल r क्या हो गया? तो द्रव्यमान के केंद्र से दूरी हो गया। तो आप इसके वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? रूट के अंदर 2 कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल r। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलता कि बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से
युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाता है? हाइगोमोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोफिटिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स पौधों को मिट्टी के बजाय उन पोषक तत्वों में उगाने की विधि होती है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को बस पानी में डाल दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों के रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर समाधान तैयार हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोलता है कि एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो बताइए एलिसा नामक परीक्षण जो है वो किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या फिर डिप्थेरिया के लिए? तो देखिए एलिसा नामक परीक्षण जो है वो किया जाता है एड्स बीमारी के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलिसा का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो देखिए एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम एसे। एक बार फिर से सुन लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम एसे होता है एलिसा का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए वायरस संक्रमण का पता लगाने या निदान करने के लिए विशेष रूप से रक्त जनित वायरस जैसे कि HBV हो गया, HCV हो गया, HIV हो गया और HTLV हो गया के संक्रमण का पता लगाने या निदान करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला परख एंजाइम और लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख यानी लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम एसे, वही इसका यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, जिसकी संवेदनशीलता और व्यवहारिकता ने इसे सबसे आम प्राथमिक स्क्रीनिंग परख बना दिया है। परख मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश में टेस्ट हो जाएगा, जांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि ईख, इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, में रेड रॉट नामक बीमारी होता है, किसके कारण होता है? तो बताइए जो ईख होता है, जो शुगर केन होता है, उसमें रेड रॉट नामक बीमारी किसके कारण होता है? शैवाल के कारण, फंजाई के कारण, वायरस के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण? तो देखिए ईख यानी कि शुगर केन में जो रेड रॉट बीमारी होता है वो होता है किसके कारण? तो होता है फंजाई के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाल सड़न या फिर रेड रॉट बीमारी गन्ने यानी कि शुगर केन की पौधे से संबंधित होता है और यह जो बीमारी है वो कोलेटोट्राइकम, नाम याद रखिएगा, कोलेटोट्राइकम, उसके बाद फाल्केटम नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग से ग्रसित गन्ने को फाड़ने पर इसके आंतरिक ऊतकों पर लाल रंग के बीच में सफेद रंग के धब्बे प्रतीत होते हैं तथा पूरा गुद्दा लाल भूरे फफूंद से भर जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि लाल रक्त कण, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो बताइए रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 10 से 20 दिन तक, 30 से 40 दिन तक, 90 से 120 दिन तक या फिर 100 से 140 दिन तक? तो देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितना? 90 से 120 दिन तक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर याद रखिएगा WBC का जीवन काल अगर पूछे तो देखिए WBC का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन तक, ठीक है, लगभग 13 से 20 दिन तक। और इसमें एक और होता है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का अगर जीवन काल पूछे तो होता है 3 से 5 दिन तक, ठीक है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल सीमित होता है क्योंकि उनमें केंद्र, झिल्ली, नाभिक नहीं होती है। जब एक लाल रक्त कोशिका आपकी रक्त वाहिकाओं से होकर गुजरती है तो यह अपनी ऊर्जा आपूर्ति का उपयोग करती है और औसतन केवल 120 दिनों तक ही जीवित रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि ट्रेकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो बताइए ट्रेकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को, आंख को, वृक्क को या फिर प्लीहा को? तो देखिए ट्रेकोमा रोग जो है वो शरीर के आंख भाग को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रेकोमा आंख की एक बीमारी होती है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होती है। तो कौन सा जीवाणु से होता है इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिक्स, क्या है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होती है। यह 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है और लगभग 1.9 मिलियन लोगों के अंधेपन या दृश्य हानि के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए क्या है कि ट्रेकोमा से अंधापन अपरिवर्तनीय है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेकोमा से अंधापन हो जाता है तो बहुत रेयर होगा कि वो फिर से ठीक हो सकता है, ठीक है, वो फिर से वापस जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
तो बताइए इनमें से कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, तो देखिए ट्रिक क्या है, WBC, ठीक है। तो देखिए W मीन्स क्या होगा, वाटर, और B और C, तो वाटर में कौन कौन सा घुलनशील होगा, B और C होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा WBC, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, इससे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जान लीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सिफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरॉल होता है, ठीक है। देखिए पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। वसा में घुलनशील कौन कौन हो गया, बाकी जो बच गया, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब है वसा में घुलनशील, ठीक है। शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं ये सब विटामिन, और पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में विषाक्तता का अधिक खतरा पैदा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? तो बताइए टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है, स्तन ग्रंथि से, अश्रु ग्रंथि से, लार ग्रंथि से या फिर यकृत से? तो देखिए टाइलिन जो है वो लार ग्रंथि से उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए लार ग्रंथि से दो चीज स्रावित होता है, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम, ठीक है। देखिए लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होता है को माल्टोज जैसे बुनियादी कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ने के प्रभावी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाते समय भोजन अवशोषण की पूरी प्रक्रिया को तेज करने में सहायता के लिए पाचन अंगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, कोयला, तरल हाइड्रोजन, मिथेनॉल या फिर यूरेनियम? तो देखिए रॉकेट को उड़ाने के लिए तरल हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए रॉकेट और अंतरिक्ष यानों में तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह अन्य रॉकेट ईंधनों की तुलना में 30% से 40% अधिक विशिष्ट आवेग प्रदान करता है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का अंतरिक्ष यानों के उच्च कार्यक्षम मुख्य इंजनों में प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये प्रणोदक क्या होता है, तो प्रणोदक का मतलब ही ईंधन ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता है कि ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो बताइए ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, किडनी से, लीवर से, छोटी आंत से या फिर आंख से? तो देखिए ग्लूकोमा बीमारी जो है वो मानव शरीर के आंख से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए ग्लूकोमा आंखों की स्थितियों का एक समूह होता है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है। यह तंत्रिका आपके द्वारा देखी गई छवियों को आपके मस्तिष्क तक भेजती है। अक्सर ऑप्टिक तंत्रिका क्षति आंख में बढ़ते दबाव के कारण होती है। इसे इंट्राओकुलर दबाव कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, गोल कृमि जो निमेटोडा में आता है से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है, कुष्ठ है या फिर हेपेटाइटिस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गोल कृमि से होने वाला जो रोग है वो है फाइलेरिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फाइलेरिया के बारे में जानते हैं। देखिए फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। जब कोई मच्छर फाइलेरिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के रक्त में फाइलेरिया के कीड़े मच्छर को संक्रमित कर देते हैं। फिर जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काट लेता है तो कीड़े उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में चले जाते हैं और उसको भी संभावना हो जाता है बीमारी होने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो बताइए किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निर्वात में, कांच में, पानी में या फिर एल्कोहल में? तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में होता है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट ना होने के साथ निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है। इसका अपवर्तनांक 1 होता है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है, यहाँ पे हरा हो जाएगा।
तो बताइए वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? अक्रिय गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण, मीथेन गैस के कारण या फिर अमोनिया गैस के कारण? तो देखिए वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है वो हरा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून और यूरेनस लगभग एक ही आकार के होते हैं, लेकिन उनके रंग थोड़े अलग होते हैं। यूरेनस के वायुमंडल में मीथेन की उच्च मात्रा इसे नीले हरे रंग बनाती है। नेपच्यून का वातावरण ग्रह को चमकीला नीला रंग देता है, क्योंकि इसके वातावरण में यूरेनस की तुलना में कम मीथेन उपस्थित होता है। और यहाँ पे देखिए प्रयोग हुआ है आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बारे में। तो देखिए आंतरिक ग्रह कौन होता है? जो सूर्य के नजदीक होता है। ठीक है, जो सूर्य के नजदीक होता है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के दूर होता है उसे बाहरी ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो आंतरिक ग्रह 4 हैं और बाहरी ग्रह भी 4 हैं। ठीक है, तो देखिए सूर्य से पहले 4 ग्रह यानी कि कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये हो गया आंतरिक ग्रह। उसके बाद जो हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो हो गया वो हो गया आपका बाहरी ग्रह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता कि मानव चेहरा में कितनी हड्डियां होती है? तो बताइए मानव चेहरा में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां, 8 हड्डियां, 14 हड्डियां या फिर 22 हड्डियां? तो देखिए मानव चेहरा में 14 हड्डियां होती है। ठीक है, और अगर स्कल की बात करें, अगर खोपड़ी की बात करें मानव का, तो टोटल खोपड़ी में होता है 22 हड्डियां। ठीक है, अगर कान वाला भाग छोड़ दें तो, और अगर कान वाला भी ऐड कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, मानव के जो कान होता है वो कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है। ठीक है, और ये 8 हड्डियां कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में 8 हड्डियां होता है और चेहरा में 14 हड्डियां होती है। ठीक है, और ये दोनों मिल करके पूरा खोपड़ी में 22 हड्डियां हो जाता है। ठीक है, देखिए मानव चेहरे में 14 हड्डियां होती है, जिनमें से कौन कौन से कुछ देख लीजिए। ओमर हड्डी हो गया 1 होता है, आवर नासिका शंख 2 होता है, लेक्रिमल हड्डियां 2 होता है, मेम्बिबल हड्डियां 1 होता है, मैक्सेला हड्डियां 2 होता है, नाक की हड्डियां होता है, उसके बाद तालू की हड्डियां होता है। तो ये सब कुछ हड्डियां होता है जो चेहरे में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता है कि लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है? तो बताइए लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सीडेराइट? तो देखिए लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लौह अयस्क में मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क होता है, लेकिन भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जबकि हेमेटाइट भारत में लौह अयस्क में दूसरा कोटि का लौह अयस्क है, और भारत में 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। यानी कि देखिए जो लौह अयस्क का जो सबसे उत्तम कोटि का अयस्क कौन होता है? तो मैग्नेटाइट, जो कि भारत में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इसका जो दूसरा कोटि का होता है वो होता है क्या? हेमेटाइट, जो कि वो भारत में 80% पाया जाता है लगभग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बोलता है कि पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब यह बर्फ बनकर जम जाएगा तो परमाणु एक बंद क्रिस्टल में व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसे 6 तरफा क्रिस्टल प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तरल अवस्था में पानी की तुलना में इस क्रिस्टलीय प्रणाली का घनत्व कम होता है। इस प्रकार जमने पर पानी फैलता है, जिससे आयतन में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद इस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, बोलता है कि विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो बताइए विद्युत के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? पोटेशियम, यहाँ पे आर्गन हो जाएगा। तो बताइए पोटेशियम, आर्गन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला जो गैस हो जाएगा वो जाएगा आर्गन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए बल्ब में 2 प्रकार का गैस भरा जाता है, एक भरा जाता है नाइट्रोजन और एक भरा जाता है आर्गन। ठीक है, देखिए बल्ब में आमतौर पर आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन ही क्यों भरा जाता है? इसका वजह यह होता है कि बिजली के बल्ब में रोशनी की वजह इसमें लगे टंगस्टन धातु के फिलामेंट का गर्म होकर जलना होता है। आर्गन की जगह कोई दूसरी गैस होने पर टंगस्टन का क्षरण बेहद तेजी से हो जाएगा और बल्ब क्या हुआ? खराब हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।